बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम 11th आवर और मैं हूं आपका मेज़बान सलीम भट्ट। नाज़रीन, करप्शन का नसूर किस तरह हमारी कौम की जड़ों को खोखला कर रहा है, ये अब कोई राज की बात नहीं रही है। मुल्क में अवाम पर जो है थाना, अदालत, अस्पताल में जो कुछ गुजरती है, उसके कुछ मनाज़र तो आप जिंदा हालत में जो है बेदार मीडिया पर देख ही रहे हैं। मुल्क के हस्पतालों में जो बेबसी का आलम है अवाम की का कि उनको गलत टीके लगाकर मौत की नींद सुला दिया जाता है। 40 साल से एक बीबी जो है वो अपने हक मैर के लिए जो है स्ट्रगल कर रही है और कचहरियों के चक्कर लगा लगा कर थक चुकी है। थानों में जिस तरीके से अवाम की तजलील और तज़हीक होती है, इसके मनाज़र भी आप देख चुके हैं। 50 अरब डॉलर से ज़्यादा का ये पाकिस्तानी कौम मकरूज़ है, लेकिन आलम यह है कि PIA में कभी चूहे दौड़ते हैं और कभी और गैर कानूनी काम होते हैं। और रेलवे वाले जो हैं मुसाफिरों से 10-10 रुपये लेके डीजल, मैं रोज़ रोज़ इसलिए कहता हूँ कि रोना यही है। और जो स्टील मिल है पिछले 2 सालों में 30 अरब रुपए की मकरूज़ हो गई है। वापडा का हाल ये है कि इसका 35 से 40% जो है लैंड लॉसेस हैं, वो मेरी और आपकी खलड़ी उतार कर ये पूरे करते हैं। नाजरीन, ये कोई नई सूरत हाल नहीं जो मैं आपके इल्म में ला रहा हूँ या जो बयान कर रहा हूँ, या कोई ये इंकशाफात नहीं हैं, ये हमारी ज़िंदगी पर रोज़ बीतते हैं। मगर एक मुस्बत पहलू भी जो है इसका कि सारी गुफ्तगू जो है ये पिछले 60 साल में ऐसा नहीं हो सका जो अब आप बेदार मीडिया की वजह से जो है और अवाम में जो शऊर की बुलंदी आई है, पुख्तगी आई है, उसकी बदौलत जो है ये तमाम चीज़ें मंजर आम पर आ रही हैं। ख्वाह वो पुलिस का गरीब अवाम की छतरौल हो या कुंडे लगाकर जो है बिजली लेने का मसला हो, हर चीज़ जो है अयां हो रही है। बड़ी अच्छी बात की है आज इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा छतरौल गरीब अवाम के लिए है और बाकी मुजरमों के लिए महल हैं और इक़्तिदार हैं, वो बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं। ये तमाम बातें मंजर आम पर अब आ चुकी हैं और हमारे मुआशरा का जो शौरी सफ़र है वो भी बिल्कुल बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ तय कर रहा है। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो वक़्त दूर नहीं जिस वक्त हर मौके पर हमारा मुआशरा रिएक्ट किया करेगा। इन तमाम बातों पर जो है बात करेंगे अपने पहले सेगमेंट में। नाज़रीन इकराम, बाकी बातें करने से पहले आइए ज़रा ज़िमनी इंतखाबात जो हो रहे हैं लाहौर के हल्का 1, 2, 3 में, उसकी बात करते हैं। इससे पहले जो है आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग N जो है NA 55 रावलपिंडी का मैदान मार चुकी है, जबकि मानसरा के हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को शिकस्त हो चुकी है और ये सीट जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब के हिस्से में आई है। अब खुसूसी अहमियत दी जा रही है लाहौर के हल्के को और शहबाज शरीफ ने कहा है कि मानसरा के जो हल्के में ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग N को शिकस्त हुई है, उसमें असल वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके बाकी लोग जो थे, इन्होंने जो नवाज शरीफ का ऊपर जाता हुआ गिराव था उससे खौफजदा होकर उसको शिकस्त देने की को जो है एफर्ट्स की। लेकिन रावलपिंडी के अवाम ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और मुस्लिम लीग N जो है और उसकी हुकूमत जो है रावलपिंडी में तरक्याती कामों का जाल बिछाकर अवाम का शुक्रिया अदा करेगी और ज़िमनी इंतखाबात की वजह से जो रुके हुए काम हैं उनको फौरी तौर पर चालू कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट भी हैं, कि 64% लोग जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किए उनको मुस्लिम लीग के जो कारकुन हैं वो उन तक पहुँचे और उनको भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल करने की कोशिश करें। और ये उसी तरीके से मुमकिन है जब हमारे जो हैं कारकुन गली गली में फैल जाएंगे। अब उधर लाहौर में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है। काफ लीग जो है उसने जमात इस्लामी के उम्मीदवार की हमायत पर वो कमर बस्ता हो गई है और अपना उम्मीदवार उसने वापस बुला लिया है। पीपल्स पार्टी नाज़रीन एक कॉल लेने की इजाज़त दे दें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बरसो मैं सज्जाद वाई हूँ लाहौरी से। जी सज्जाद साहब, कल का जो वाकया दिखा, यानी कि वाकया तो ये ऐसा नहीं है कि जो कल ही पेश आया है। जी जी जी, मेरा ख्याल है कि जब ये वाकया चल रहा था जी जी, उस वक्त भी थानों में यही हो रहा होगा जो वो दिखाया जा रहा है। ऑफ कोर्स, आपका क्या ख्याल है? उन्होंने कुछ सुपारे पढ़ाने शुरू कर दिए होंगे इसके देखना बाद? तो ये है कि जो इनकी तरबियत है, जहाँ ये इनके ट्रेनिंग सेंटर हैं पुलिस वालों के, वहाँ ये ऐसी तरबियत यकीनन दी जाती है जहाँ
जिसका मुजाहरा ये बाद में दिखाया जाता है और होता भी है और हो भी रहा है। और जैसे ये कोई रुकने वाली तो चीज नहीं है। जी जी, ये तो खुद ही इस बात का अगर एहसास हो कि भी इसे नहीं होना चाहिए तो यकीनन ये नहीं होगा। एहसास ही तो मुर्दा हो चुका है भाई साहब, जिसको जगाना है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करें, थोड़ा सा वक्त दें। अब इस मसले पर ही बड़ी तरह आग लगी हुई है, देखें इसका क्या नतीजा निकलता है। शुक्रिया आपका कॉल करने का। नाजरीन, मैं अर्ज कर रहा था हल्का नंबर 1, 2, 3 की, तो क्योंकि उन्हें पता है पीपल्स पार्टी वालों को कि जो उनकी पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार 1, 2, 3 में जो है नहीं उन्होंने खड़ा किया, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो मकबूलियत का ग्राफ कहाँ है, और वो रावलपिंडी वाली पॉलिसी जो है लगता है अपना रहे हैं। दर पड़ता वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उसकी मुखालफत करेंगे, और इंतखाबी मुहिम में जो है जो उनके कैंडिडेट हैं जनाब परवेज़ मलिक साहब, उनकी इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज हैं हमजा शहबाज शरीफ, और उनका साथ दे रहे हैं ख्वाजा साद रफ़ीक, अफजल खोखर MNA और बाकी जो अहम रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ये तमाम जो है उधर ही पहुँचे हुए हैं। मियाँ नवाज शरीफ जो कि इनके कायद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग N के, उन्होंने भी इसमें अपना हिस्सा डाला है। रवायती तौर पर नाजरीन ये सीट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग N की रही है। इस दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो तमाम मुखालफ सियासी पार्टियाँ कुव्वतें जो हैं वो एक जगह जमा हो गई हैं। अब सिर्फ ये देखना है ये है कि मुस्लिम लीग के उम्मीदवार को वो कितना टफ टाइम देती है। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। तो अखबारात में जो हालात आ रहे हैं, जो छप रहे हैं, उनसे यही वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग N के उम्मीदवार का फ़िलहाल पटरा जो है पलड़ा जो है भारी जा रहा है। हल्का नंबर N 1, 2, 3 में जो है जो इलाके शामिल हैं वो भी मैं आपके इल्म में ले आना चाहता हूँ। इसमें शादबाग है, बागबानपुरा है, चा मीरा है, मिस्री शाह है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, कोट ख्वाजा सईद है, सिंहपुरा है, बेगमपुरा है, चाइना स्कीम है, भगतपुरा है, 2 नंबर स्कीम है, चिराग पार्क है, फैज़बाग है, तेज़ाब अहाता है, चमड़ा मंडी और वसनपुरा है। ये हल्का 3 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल है। माजी में ये हल्का जो है शदरा लाहौर तक जो है फैला हुआ था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो है इस हल्के में वोटों की कुल तादाद 2,87,900 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद जो है 1,61,102 है, जबकि ख्वातीन वोटर्स की तादाद 1,26,813 है। 18 फरवरी 2008 में इस हल्के का नतीजा कुछ यूं था नाजरीन कराम। जवेद हाशमी साहब जो N लीग के थे उन्होंने 67,705 वोट लिए थे, और मियाँ अजीजुर रहमान चंद जो PPP के कैंडिडेट थे उन्होंने 18,807 वोट लिए थे। यूं 18 फरवरी को इस हल्के में नून लीग के जवेद हाशमी साहब मुंतखब हुए थे, और जवेद हाशमी साहब ने अपनी मुल्तान वाली जो सीट थी उसको बरकरार रखा था, और NA 123 में की नशिस्त को छोड़ दिया था, जिनकी बना पर यहाँ फिर ज़िमनी इंतखाबात की ज़रूरत पेश आई। जबकि 2002 में इंतखाबात में भी इस हल्के में नून लीग के जवेद हाशमी साहब ही इलेक्शन जीते थे, और उस वक़्त उनको 30,372 वोट मिले थे, जबकि काफ लीग के उम्मीदवार मियाँ अब्दुल वहीद साहब को 9,579 वोट मिले थे, और PPP के तारक वहीद बट मरहूम जो थे उनको 19,591 वोट मिले थे। नाजरीन, अब आपके तारफ दोनों उम्मीदवारों का मैं करा दूँ। हाफिज सुलेमान बट जो हैं वो 17 जनवरी 1956 को लाहौर में पैदा हुए। 1982 में इन्होंने पंजाब से BSc की डिग्री हासिल की, और पेशे के एतबार से ये बिजनेसमैन है। नाजरीन, एक कॉल लेने की इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? जी भट्ट साहब असलम बोलना मैं किब्रस हूँ। कहाँ से जी? किब्रस, साइप्रस, किब्रस जी जी जी, यूनान के हमसाए हैं, तुर्की के दरमियान और यूनान के। जी 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 जी, बिस्मिल्लाह जी असलम भाई फरमाइए। भट्ट साहब मुबारक होए तुहानू एडा सोहना प्रोग्राम पेश करन ते। बड़ी मेहरबानी। उर्दू बोल सकते हैं आप?
हाँ जी, बहुत अच्छी बोल सकते हैं प्लीज जी। बोलिएगा नहीं जी, कौमी जबान है हमारी। जी भट्ट साहब तुहां अपना एक ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੁहां ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਜ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਾਕਿस्तान ਇਕੱਠਾ होया है। जी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ये आपके जज्बात हैं, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं जी। बहुत शुक्रिया असलम भाई आपका फ़ोन करने का। नाज़रीन इकराम, हाफ़िज़ सुलेमान भट्ट 1985, 1990 और 2002 के इंतखाबात में कौमी असम्बली के रुकन जो है रहे हैं। अपने तालिब इल्म के ज़माने में ये जमीयत जो इस्लामी जमीयत तलबा है उसके रुकन रहे हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के भी नायब सदर रहे हैं। हाफ़िज़ सुलेमान भट्ट जो है हल्का नंबर 1, 2, 3 के ज़िमनी इंतखाबात में जमायत इस्लामी के उम्मीदवार हैं और अब उनका मुकाबला जो है नून लीग के जनाब परवेज़ मलक साहब से है। परवेज़ मलक साहब जो हैं वो पहले हल्का ग्वाल मंडी और मजंग से कौमी असम्बली के रुकन रहे हैं और लाहौर की एक मरूफ कानूनदान और डॉक्टर्स फैमिली से इनका तल्लक है। ये और इनकी जो बेगम है, इन्होंने माजूर लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इदारा बना रखा है जो लिबार्ड के नाम से है और इसके अलावा जो है ये समाजी कामों में अपनी बेगम के साथ मिलकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। नाजरीन ये तो ख़त्म हुआ 1, 2, 3। अब ज़रा स्पोर्ट्स की बात करते हैं। वर्ल्ड कप का ऐलान 2020 वर्ल्ड कप का ऐलान कहा जा रहा है कि 7 मार्च को किया जाएगा। दिल्ली में जारी जो वर्ल्ड कप हॉकी हो रही है उसमें एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 12-0 से हरा दिया है और ये जो है वर्ल्ड कप का विक्ट्री सबसे बड़ा विक्ट्री मार्जिन है। उधर जो है इंडिया ने स्पेन को हरा दिया है 5-2 से और हम भी उससे इंडिया से पीछे नहीं रहे, हमें भी बरतानिया ने 5-2 से शिकस्त दी है। बड़ी बड़ी हमने फुर्तियाँ दिखाई हैं, सब कुछ किया है, लेकिन जो है आखिर आके हमारे गोलकीपर ने थोड़ी बहुत सुस्ती कर दी। तो नाजरीन इस पर आइए ज़रा अपनी राय को क्लियर करते हैं। अपने जो तज्जियाकार हैं, हमारे सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद तौफीक साहब, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। लेकिन उससे पहले जो है ज़रा जो है मैं तफसील आपको बता दूँ। अस्सलाम वालेकुम तौफीक साहब। वालेकुम अस्सलाम। तौफीक साहब, आप अपने कालमों में ये तज्जिए पेश करते रहते हैं कि बड़े सगीर की जो रवायती हॉकी है अब आलमी मंजरनामे पर जो है अपनी असर अंगेजी जो है वो खोती जा रही है, बल्कि दम तोड़ गई है। तो इस पस मंजर में आपकी ये बात बड़ी दुरुस्त नज़र आ रही है जो आपने बहुत पहले लिखा था कि बहुत कम इम्कानात है पाकिस्तान या भारत की टीमों के सेमीफाइनल में तक क्वालिफाई करने के। और आज इस सारी इसकी रोशनी में आज के मैचों पर आप कैसे रोशनी डालेंगे? देखिए, बात यह है कि जो कुछ मैं कहता रहा हूँ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नहीं मैं कोई मुस्तकबिल शनास हूँ, ये गट फीलिंग है। अब जो मॉडर्न हॉकी है वो रवायती हॉकी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मॉडर्न हॉकी लॉन्ग पासेस, स्पीड और फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट की हॉकी है। और जो रवायती बड़े सगीर की शॉर्ट पासेस और वो कलाई की मदद से जलेबियां तलने वाली हॉकी है, अब वो आउटडेटेड हो चुकी है। अच्छा जी। और ये जो हॉकी की आप बात कर रहे हैं, तो हॉकी अब हमारे अपने जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो भी इंडिया और पाकिस्तान में ये बजा तौर पे कह रहे हैं कि अब हमें अगर हॉकी की दुनिया में रवायती किरदार भारत और पाकिस्तान का रखना है तो यूरोपियन कोचेज को लाना पड़ेगा। अच्छा जी। जदीद टेक्निक सीखने के लिए। इसलिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान और इंडिया जो है वो पहली 6 पोजीशनों में कहीं भी नहीं आएंगे और उन्हें 7वीं, 8वीं, 9वीं पोजीशन के लिए मुकाबला करना पड़ेगा। अच्छा जी। तौफीक, मुझे ये बताएं कि अब तो स्पोर्ट्स का तो सारा बुरा हाल है, आप भी कलपते रहते हैं, मैं भी ऐसी बात करता हूँ। पाकिस्तान मुसलसल क्रिकेट, हॉकी और स्क्वॉश जो है, जो हमारी मेजर गेम्स हैं, जो हमारा तुर्रा इम्तियाज़ हुआ करता था, जिसमें हम दुनिया पर छाए रहे थे, ये तनज़ली की तरफ जा रहा है। और प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ी कोशिश की है, अब तो उन्होंने सारी ग्रांटें भी। क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? देखिए, बात यह है कि हमारी 3 बड़ी मेजर स्पोर्ट्स जिनमें हम आलमी चैंपियन रहे हैं, क्रिकेट, हॉकी और स्क्वॉश। जी जी। क्रिकेट में हम 7वें नंबर पर हैं। हॉकी में हाल आपके सामने है कि आप पहली 6 टीमों में बेहाल है, हम सीधी सीधी बात करते हैं। और स्क्वॉश में पहले 20 खिलाड़ियों में हमारा कोई खिलाड़ी शामिल नहीं है जी। 2 मुख्तसर सी बातें आपको बताऊं। पहली बात तो ये कि खेल जो कौमें माशी और इक्तिसादी तौर पर आला मुकाम पे होती हैं, खेल एक क्रिएटिव एक्टिविटी है
जब पेट में अनाज होगा तो इंसान क्रिएटिव एक्टिविटी की जानिब राग़िब होता है। आप ओलंपिक मेडल टेबल देख लें, वो कौमें जो इक़्तिसादी लिहाज से दुनिया की पहली 10 कौमें हैं वही ओलंपिक में भी राज कर रही हैं। एशियन गेम्स का मेडल टेबल देख लें तो वहाँ चीन, जापान और कोरिया सर फहरिस्त हैं। ये वही कौमें हैं जो इक़्तिसादी तौर पर भी मजबूत है। एक तो ये बात है, और दूसरी बात भट्ट साहब ये है कि वो कहा जाता है कि खेल का परिंदा अमन की झील पर उतरता है। जी जी। अब जो कुछ हमने श्रीलंका के क्रिकेटर्स के साथ किया, आज टूर डी पाकिस्तान साइकिल रेस में 5 मुल्क जो हैं वो विड्रॉ कर चुके हैं, और जो अफगान कैंपों से बच्चे पकड़कर आप उन्हें अफगानिस्तान की टीम का नाम देकर खिला रहे हैं। अच्छा। अमन भी जरूरी है और मईशत भी जरूरी है। जी, और जी। जब तक ये दो चीजें नहीं होंगी स्पोर्ट्स में, और आपने वजीर आजम की बात की, तो आपको मैं सिर्फ ये बताऊं कि जो 36 एफिलिएटेड फेडरेशन हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ, जी जी। उनको सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख रुपए की ग्रांट मिल रही है। बाकी 90% ग्रांट जो है वो जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक डायनासोर हैं स्पोर्ट्स बोर्ड, उनकी इंतजामी उसमें खर्च हो जाते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया तौफीक साहब, आपसे बात होती रहेगी। नाज़रीन इकराम, एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आपकी खिदमत में मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि लाहौर में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी है। इस हवाले से पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी और सूबों की इंतज़ामी खुद मुख्तारी यकीनी बनाई जाए, ये बात कही गई है स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में। और जमहूरियत पर आम आदमी का एतमाद में उन्होंने फरमाया है कि इजाफा हुआ है और मुल्क की सलामती के लिए जमहूरियत और जमहूरी इदारों का दफा किया जाएगा, ये बात कही है मोहतरमा डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने, जो कि कौमी असम्बली की स्पीकर हैं। उधर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा जो कि स्पीकर हैं कौमी असम्बली की, उनके हवाले से ये खबर आई है कि उन्होंने गाड़ी के टायर तब्दील करने पर 10 लाख रुपए की खर्चा किया है। इसके अलावा 3 करोड़ रुपए की 25 गाड़ियाँ खरीदी गई हैं, जिसकी बाज़ाब्ता मंजूरी जो है फिनांस कमेटी से कई माह बाद ली गई है। ये हमारे उस मुल्क का हाल है जिसमें 50 अरब डॉलर के हम मकरूज़ हैं, जिसमें तालीम, पानी, बिजली, गैस और इंसाफ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। इसके टैक्स की वसूली सिर्फ 1300 अरब रुपए है, जबकि बड़ी आसानी से ये जो है टैक्स की वसूली 2500 रुपये अरब तक की जा सकती है। हमारे यहाँ टैक्स की शरह जो है 8.5% है और भारत में यही शरह जो है 14% है। अगर हमारे यहाँ भी ये 14% टैक्स वसूली हो जाए तो हमें IMF, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया की मोहताजी से निकल जाएंगे और कशकोल भी तोड़ा जा सकता है। स्टील मिल जो है 30 अरब रुपए का उसने गुज़श्ता 2 साल में लॉस किया है इस कौम का। उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में अब जो हुकूमत ने बंदे नए नॉमिनेट किए हैं, सारे के सारे अपनी जो है पीपल्स पार्टी से कर दिए हैं। हर साल सिर्फ कराची शहर में 35 से 36 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। फैसलाबाद में लैंड लॉसेस जो हैं वो 7.8% हैं, जबकि कराची और हैदराबाद में लैंड लॉसेस जो हैं बिजली के 35% के करीब हैं। किसी भी ख़ानदान या कौम के अखराजात आमदनी से अगर ज़्यादा होंगे तो फिर कर्ज नहीं मांगना पड़ेगा तो और क्या होगा। और कर्ज मांगने से पहले इज़्ज़त नफ्स को जो है उसकी पगड़ी उतार कर दूसरों के पाँव में रखना पड़ती है। ये हालात चल रहे हैं हमारी माली जो है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनका एक जुमला जो है बड़ा अहम तरीन जुमला बन गया है। उन्होंने कहा है कि करप्शन के मुकदमात में किसी को रियायत नहीं दी जा सकती, कानून सबके लिए बराबर है। नाज़रीन, जिस मुल्क के साबिक अटॉर्नी जनरल और जिस मुल्क के जो वज़ीर कानून हैं उन पर यह इल्ज़ाम हो कि उन्होंने जजेस के नाम पर पैसे लिए हैं, और जिस मुल्क के अरकान जो है सिंध बार कौंसिल ये कहें कि मुल्क की हुकूमत जो है बार कौंसलों को ख़रीदने के लिए उसने अपने ख़जाने खोल दिए हैं, तिजोरियों के मुंह खोल दिए हैं, वहाँ करप्शन का अंदाज़ा जो है बखूबी लगाया जा सकता है।
मैंने जो करप्शन को आज इसलिए मौजू बनाया है कि आज ये खबर अखबारात में जली हरूफ के साथ निकली है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ने सांपों की खरीदारी और गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल का नोटिस लिया है। ज़रा गौर से सुने। इसमें अब हम सांप के जो जहर निकालने के लिए सांप खरीदते हैं उसमें भी करप्शन और गड़बड़ पाई गई है। बताया गया है कि 1995 और 96 में सिंध से 3 करोड़ 34 लाख की मालियत के जो है सांप खरीदे गए हैं। इतने ही सांप जो हैं 12 से 2 करोड़ 22 लाख में आए हैं। क्या उनके सांप कम जहरीले होते हैं? ये देखें कि जहर में भी जहर पैदा करना शुरू कर दिया है। यह है सांप के जहर के बारे में रिपोर्ट। नाजरीन, जजेस हजरात की तकर्री के हवाले से हमने आपको बताया था कि पार्लियामेंट्री कमेटी को इख्तियार दिए जा रहे हैं। इस पर वकला रहनुमाओं ने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि ये अदलिया के खिलाफ एक साजिश है और पार्लियामान ने अगर इन तजावीज़ की तौसीक कर दी तो वकला अपनी हुकूमत अमली तय करने में आज़ाद होंगे। ये बात जनाब काजी अनवर साहब जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने की है। मारूफ कानूनदां और वकला रहनुमा जो हैं जनाब हामिद खान साहब, उन्होंने कहा है कि आज़ाद अदलिया ना पीपल्स पार्टी ना मुस्लिम लीग नून को उनके मफाद में है और जुडिशल कमीशन ने वजीर कानून और अटारनी जनरल की शमूलियत से ये कमीशन जो है इसको सियासी बना दिया गया है। जजेस की सिलेक्शन जो है पार्लियामानी कमेटी अगर करेगी तो जज भी सियासी हो जाएंगे। वो अपनी तकर्री के लिए अराकीन पार्लियामेंट के पीछे भागते फिरेंगे। तमाम वकला का कहना है कि ये तमाम इकदाम चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात को कम करने के लिए किए जा रहे हैं जो कि खिलाफ आइन है। हालांकि कमीशन ने यह तजवीज़ भी दी है कि इस कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अब ये बहस चल निकली है, वकला इस पर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। नाजरीन, एक और ज़रा बड़ी अहम बात है NRO पर। हमारा मुल्क वाहिद मुल्क है दुनिया में नाजरीन इकराम जहाँ NRO जैसे शैतानी कानून को, जिसमें कत्ल, अगवा, तशद्दुद, लूट खसूट, अकरबा परवी जो है उसको जायज़ करार दे दिया गया है और जो आइन और इखलाकियात से मुतसादम है। इसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना आमद के बाद मिसाक जमहूरियत और मिसाक मदीना जैसे मुसाहलती मुआहदे के बराबर करार दिया गया। तौबा नौज़-बिल्लाह। पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं जहां अदालत ने NRO जैसे इम्तियाजी कानून को ख़त्म किया है, बल्कि पेरू, अर्जेंटाइन, चिली, यूरुग्वे, ब्राज़ील, ग्वाटेमाला, होंडुरास, ब्राज़ील और इसके अलावा जो है इटली जैसे जो मुल्क हैं उनमें भी इंसानी इखलाकियात की बराबरी और इंसाफ की रूह के पेश नज़र ऐसे जो कानून थे जो जालिमों ने बनाए थे उनको मुस्तरद कर दिया वहाँ की अदालतों ने। मगर नाजरीन, इसके साथ साथ ये खबर आपने सुनी होगी और ये इंकशाफ भी आपने सुना होगा कि जो रहमान मलिक हमारे मरकज़ी वज़ीर दाखिला हैं वो सेनेटर बनने के अहल ही नहीं, इसलिए कि उन पर FIA में चोरी और रिश्वत के इल्ज़ाम थे, इसलिए उन्हें मुलाजमत से बरतरफ किया गया था। जहां हुक्मरान ऐसे लोग हों जो कानून को मतलूब हों तो इस कौम की हालत का अंदाज़ा नाजरीन आप खुद लगा सकते हैं। नाजरीन, करप्शन के मौजू पर जितना भी कहा जाए वो कम है, मगर आज पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो भी करप्शन है। जैसे किसी तज्जियाकार ने कहा है कि हर कौमी असम्बली के मेंबर पर 1 लाख रुपए रोज़ का खर्चा होता है वज़ीर पर, और आप अंदाज़ा करें 100 के करीब वज़ीर हैं। वज़ीरों की एक फ़ौज ज़फ़र मौज है और ये तमाम जो है अवाम का सरमाया यहाँ लुटाया जा रहा है। एक इंतहाई अहम और जो मसला है जिसकी तरफ आपकी खुसूसी तो जो मैं मबजूल करानी चाहता हूँ वो मार्च के महीने में पाकिस्तान की सियासी ज़िंदगी में होने वाले अहम वाक़यात हैं। मैं अभी बयान करता हूँ, एक कॉल लेने की इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जुबैर बात कर रहा हूँ कराची से। जी जुबैर भाई, बिस्मिल्लाह जी। अच्छा ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इरशाद। वैसे तो सुनने में ये आता है कि पाकिस्तान की हालत बहुत, इकोनॉमिकल हालत बहुत खराब है। बजा
जिससे भी हुक्मरान से पूछे तो खराब है। तो भाई अगर ये आवाम के लिए खराब है तो आपके लिए क्यों खराब नहीं है हुक्मरानों के लिए? हमारी जो है वो सब जो इनकम है वो कम से कम होती जा रही है, हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, इनकी गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं। भाई अब अगर दुनिया के में तो कोई एक फॉरेनर से मुझसे पूछ रहे थे, वो तो कह रहे थे आपके जब ये जो कर्जे लेने आते हैं तो इनके जो शाह खर्चे हम देखते हैं कि ये बड़े से बड़े होटलों में रुकते हैं, 100 आदमियों के साथ आते हैं, 7 स्टार होटल्स, हाँ 5 स्टार, और फिर लिमोजिन कारें किराए पर लेते हैं। एग्जैक्टली और फिर जब वो जिस तरह के खर्चे कर रहे होते हैं और फिर सामने जाके वहां से कह रहे होते हैं कि भाई हमें इतने पैसे उधार दे दो, तो वो सोचते हैं यार ये वीआईपी भिख मंगे होते हैं। हाँ मतलब किस तरह के, अगर आप किसी से, आप आम आदमी भी है, किसी से जब पैसे मांगने जाते हैं तो वो झूठ मूठ ही अपना एक ऐसा उंगलियां बना लेता है कि सामने वाले से उसको पैसे दे दे, और हम तो इतनी शान और शौकत से जाते हैं और ये कहते हैं कि यार हम इतने गरीब हैं। ये मेरी समझ में नहीं आता कि अगर पाकिस्तान के बुरे हालत है तो या तो ये लोग क्या पाकिस्तान जुबैर भाई बहुत शुक्रिया, आपके जज्बात काबिल कदर हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन मैं बता रहा था कि मार्च के महीने में बड़े अहम 2-3 फैसले होने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि मार्च का महीना पाकिस्तान के लिए इंतहाई खसूसी अहमियत का हामिल होगा, जिसमें जैसे मैंने अर्ज़ किया 2-3 फैसले आ रहे हैं। उनमें सबसे अहम फैसला तो यही है, इस महीने आइनी तरामीम आ रही हैं और जिसके ज़रिए पार्लियामेंट, फ़ौज, अदलिया, मरकज़ के सूबों के साथ तल्लुकात की आइनी हसीयत का तयन होगा। नाज़रीन इसको जारी रखेंगे, एक छोटी सी कॉल लेने दें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी, सर जी क्या हाल है? जी मेहरबानी, कौन साहब और कहाँ से? सर मैं फैसल बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। जी फैसल भाई बिस्मिल्लाह। जी सर जी, आपसे बात ये करनी थी कि हमारे अक्सर उधर पाकिस्तान में ये होता है कि अगर कोई 10 दिन जेल में रह के आ जाए तो उसको कोई रिश्ता नहीं देता है। जी तो ये हमारे प्रेसिडेंट साहब 11 साल उधर जेल में रहे और आके हमारे प्रेसिडेंट बन गए हैं, इनसे हमें क्या तोक़ुआत व्यवस्था हो सकती है? जी जी जी, बात यह है जी उनकी शादी तो पहले हो चुकी थी। बहरहाल ये उनको सेनेट ने, तमाम सूबों की जो पार्लियामेंट्स हैं, कौमी असम्बली ने उनको इलेक्ट किया है। बहरहाल वो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, ये तो एक अटल हकीकत है। शुक्रिया फ़ोन करने का। नाजरीन सदर के तमाम इख्तियारात जो हैं उनको जो है पार्लियामेंट को वापस करना होंगे और ये जो है एक डिक्टेटर ने पार्लियामेंट से छीने थे। ये अहम तरीन पेशरफ्त है जो इस महीने होनी है। इसके अलावा इससे भी ज़्यादा जो अहम जो पेशरफ्त आ रही है वो लापता अफराद के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ रहा है। मेरे ख्याल में ये NRO से भी ज़्यादा वज़नी जो है हकीकत। लापता अफराद के मुकदमात का तल्लुक़ खुफिया इदारों से है और खुफिया इदारे इतने मुँह ज़ोर हैं कि उनके सामने हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट भी बेबस नज़र आती है। इन मुकदमात का फ़ैसला आने के बाद पाकिस्तान के मीडिया और इसकी सिविल सोसाइटी जो है उसका असल इम्तहान शुरू होगा और पता चलेगा कि हमारा मुआशरा जो है खुफिया इदारों पर कितना दबाव डाल सकता है और ताकि लापता अफराद की बाजियाबी हो सके। और तीसरी अहम तरीन डेवलपमेंट जो होने जा रही है इस महीने वो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कत्ल की वजूहात जो है UNO का जो कमीशन है वो इंक्वायरी कमीशन वो सामने लाएगा। जब जो मंजर आम पर आएंगी तो इस रिपोर्ट में यकीनन ऐसी शख्सियात के बारे में भी हुकूमत जो है कार्रवाई पर मजबूर होगी जिन्हें इससे पहले वो पाकिस्तान की हुकूमत जो है शजर ममनुआ समझती थी। ये 3 अहम पेशरफ्तें मार्च के महीने में होनी हैं। इन पर आप भी गहरी नज़र रखें, हम भी आपको गाहे बगाहे जो है जो भी डेवलपमेंट होगी आपको आगाह करते रहेंगे। नाज़रीन इकराम, कायमा कमेटी जो बराए इंसानी हकूक़ ने यह कहा है कि डॉक्टर आफिया की रिहाई जो के लिए आलमी इदारों से रुजू किया जाए। नाज़रीन इसको जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाजरीन मैं अभी भी बात कर रहा था अपनी बहन आफिया सदीकी की। अब ये बात हो रही है कि जो पैरोल पर उनकी रिहाई कराई जाए इसके लिए अमेरिका के सदर को अप्रोच किया जाए तो हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है और मई में मुकदमे की समाअत से कबल ये है कहा जा रहा है कि एक पार्लिमानी वफद जो है अमेरिका भेजा जाए
इसकी ये सिफारिश की गई। और जवेद हाशमी साहब ने इस ज़मन में ये कहा है कि पाकिस्तानी सफ़ीर की कारकर्दगी वहाँ बड़ी मायूस कुन रही है। दूसरी तरफ अतिया अनायतुल्लाह साहबा ये कहती हैं कि वकला को $10 लाख पे किए गए और फ़र्द जुर्म इसके बावजूद जो है आयद हो गई। इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च की गई है, इसका हमें बताया जाए। भारत हमें आबी जारहियत की तरफ धकेल रहा है, ये तो एक अलग बात है। उसके अलावा भारतीय कैद में एक पाकिस्तानी जो है उसको 3 माह की सज़ा हुई थी इमिग्रेशन जो है कवानीन उसको ब्रेक करने के सिलसिले में, तो वो 16 साल हो गए हैं। 3 महीने की उसको सज़ा हुई थी और उसको 16 साल से, और इतना ज़बरदस्त उस पर तशद्दुद किया गया है कि इंसान बर्नी ट्रस्ट के मुताबिक वो पागल हो चुका है। ये जो है संगावर जेल में पाकिस्तानी है जिसे 16 साल कबल जो है 1994 में इमिग्रेशन एक्ट के तहत जो है 3 माह की कैद सुनाई गई, लेकिन 16 साल से ये वहीं गल सड़ रहा है। नाज़रीन एक कॉल की इजाज़त दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है जी? मेहरबानी। कौन साहब, कहाँ से जनाब? जी सर, मैं हमीदुल्लाह खान बात कर रहा हूँ हरीपुर से। बिस्मिल्लाह जी। सर, आई लव यू विद ऑल दोज एंकर्स वी आर इन योर चैनल और इन एक्सप्रेस और इन जियो और एनी अदर्स। सबसे पहले तो मैं आप सबको सलाम करता हूँ कि आप लोग जो हैं सर पे कफन बांध कर और अपनी हथेली पर जान रखकर इधर ऐसी ऐसी बातें करते हैं। क्या कहते हैं, जो भी इशू हो, जिस पर भी, हालांकि आपको इसमें मुश्किलात भी पेश आती होंगी, धमकियां भी मिलती होंगी, लेकिन फिर भी आफरीन हो आपको, सलाम हो आपको। बड़ी मेहरबानी सर। सर अमीर भाई बहुत जी को बात करनी तो मैं एक बात करना चाहूंगा कि लोग तो बहुत आपसे गिले शिकवे आपके उस पर बयान करते हैं। मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं, उनका हक है हम पर जी। नहीं, मैं ये कहूँगा कि हमें पहले अपने आप को ठीक करना चाहिए, क्योंकि जैसी भी हुकूमत है हमारे अपने अमाल की वजह से है। क्योंकि कुरान मजीद में ये बयान किया गया है कि जैसी अवाम होगी वैसी हुकूमत होगी। तो हमें चाहिए कि अपने आप को हम ठीक करें। बहुत शुक्रिया आपका, आपके जज्बात हम तक पहुंचे, बाकी सुनने वालों तक पहुंचे। नाजरीन मैं बात कर रहा था कि अब ये बड़ा दिल हिला देने वाला इंकशाफ है जो इंसान बर्नी ट्रस्ट ने किया है। उधर कंधार में एक जापानी कंपनी के मुलाजमीन पर फायरिंग हुई है और जिसकी वजह से जनाब 5 पाकिस्तानी भी उसमें हलाक हो गए हैं। भारत में इलाहाबाद के इलाके में एक मंदिर में भगदड़ मचने से 80 लोग जो हैं वो हलाक हो गए हैं। उधर मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की फायरिंग से 2 कश्मीरी जाँ बहक हो चुके हैं। इसके अलावा नाजरीन इकराम, औरकज़ई एजेंसी में जो है डबूरी के मुकाम पर जो है पाकिस्तानी फोर्सेस ने जो है बमबारी की है और इससे 7 अफराद हलाक हो गए हैं, 2 मकान इसमें तबाह हो गए हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी में 2 तलबा के जो ग्रोह हैं उनकी आपस में जो टक्कर हुई है, लड़ाई हुई है, एक तालिब इल्म जख्मी हुआ है, 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। महमद एजेंसी में सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं उनकी कार्रवाई से 30 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हो गए हैं। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान की जो आर्डिनेंस है 2009 उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कश्मीर जैसी या सूबे जैसी हैसियत दी जाए। नाज़रीन इसके साथ ही चलेंगे हम अपने अगले सेगमेंट पर। नाज़रीन, वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है 10 अप्रैल को अमेरिका में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने PPP के सूबा सरहद का जो पार्लिमानी पार्टी है उसके इजलास से भी खिताब किया है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा मीडिया 2 दिन तनकीद ना करे तो हुकूमत परेशान हो जाती है। ये कभी कभी चुटकुले भी लगाते हैं जी। और कल 7 बजे ये भी कहा गया है कि जनाब गिलानी साहब जो हैं कौम से भी खिताब करेंगे। उन्होंने यह फरमाया है कि मीडिया अपना किरदार अदा करे और हम अपना किरदार अदा करेंगे। एक दूसरे की बात सुनना और समझना है जो है वो जमहूरियत का हिस्सा है। एक और बड़ी सी बात की है उन्होंने कि मुफाहमती पॉलिसी जो है ये बेनज़ीर भुट्टो का विजन था और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, रहमान मलिक जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने ये फरमाया है कि जेली शनाख्ती कार्ड जो है पहले भी बनते थे और अब भी बन रहे हैं, तो जनाब फ़र्क क्या हुआ अगर मौसम में तब्दीली नहीं आनी। ये बात उन्होंने रेगी से मिलने वाले एक पाकिस्तानी जाली जो है शनाख्ती कार्ड उसके बाद कही है। पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि 5000 का जो है जाली शनाख्ती कार्ड और 10,000 रुपये में पासपोर्ट मिल जाता है।
ये है हमारी क्रेडिबिलिटी जो है दुनिया के सामने। दूसरी तरफ एहतसाब अदालत ने रहमान मलिक साहब को तारकोल केस में नाकाफी शहादतों की बुनियाद पर जो है बरी कर दिया है। अदालत ने उन्होंने ये कहा है कि अदालत ने बर मबनी इंसाफ किया है और मैं तमाम केसेस में बरी हो जाऊंगा, ये रहमान मलिक साहब कह रहे हैं। अब वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की बात करते हैं। उन्होंने ये फरमाया है कि भारत को पाकिस्तान के मुतल्लिक़ अपना रवैया और तर्ज अमल जो है तब्दील करना चाहिए। अफ़गानिस्तान में मुफाहमत के अमल को की क़यादत जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत को करनी चाहिए। अफ़गान हुकूमत की ख्वाहिश पर हर तरह का किरदार हम अदा करने को तैयार हैं। और नार्वे में दोबारा तौहीन अमेज़ खाकों की इशाअत पर उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार फरमाया है। इधर वज़ीर दफ़ा हैं जनाब चौधरी अहमद मुख्तार साहब ने कहा है कि हम अपनी मुस्लिह अफवाज को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत तमाम मामलात में लचक पैदा करे। पाकिस्तान चूँकि बेपनाह चैलेंजों का वो फेस कर रहा है, लिहाजा भारत से अच्छे तल्लुकात के सिलसिले में जो है इस्तेहकाम और इक़्तिसादी खुशहाली जो है वो लानी बड़ी ज़रूरी है। नाज़रीन, अब बात करते हैं जमात इस्लामी के चीफ जनाब मुनव्वर हसन साहब की। मुनव्वर हसन साहब कहते हैं कि भारत ने अपनी आबी जहारियत पर हुक्मरानों की जो मुजरमाना गफलत है और भारत ने जो हमें ये मुज़ाकरात का ढोंग रचाया है, दरअसल वो दुनिया की तवज्जो पानी की जो आबी जहारियत है उससे हटाने के लिए किया है। इसके साथ उन्होंने ये भी फरमाया है कि अगर ये सूरत हाल रही तो पाकिस्तान में खौफनाक ग़िज़ाई बहरान में मुब्तला हो सकता है। मुल्क में लूट खसूट और करप्शन में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। तमाम इत्तेहादी जमातें अपने अपने मफादात समेटने में मसरूफ़ हैं। बैरूनी कर्ज़ों में सिर्फ 2 साल के अरसे में 15 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका है। अफरात ज़र जो है वो बढ़ती जा रही है। डॉलर पूरी दुनिया में पिट रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये रोज़ बरोज़ एप्रिशिएट हो रहा है। अब उनके सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच साहब की बात करते हैं। कहते हैं कि मुशर्रफ की पॉलिसियों जारी रखने से अवामी मसाइल में इजाफा हुआ है और लूटी हुई दौलत को वापस लाने के लिए हुक्मरान तैयार नहीं है। इसके नतीजे में हुकूमत के लिए मज़ीद जो है मसाइल पैदा होंगे। नाज़रीन, एक और बड़ी अनोखा जो बयान आया है, राजा रियाज साहब जो हैं जो सीनियर वज़ीर हैं पंजाब की हुकूमत, कहते हैं कि मुलाजमतों में 60 और 40% के हिसाब से अगर हमें कोटा ना मिला तो पंजाब की मखलूत हुकूमत टूट सकती है। अब मैं और आप जैसे कल एक साहब ने कराची से कहा था कि जो मेरिट पर पुलिस में भर्तियाँ हुई हैं वो कहते हैं हमारे बंदे कहाँ गए। ये दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जिसमें कि सियासी जमातें सियासी कोटे के हिसाब से मुलाजमतों में हिस्सा मांग रही हैं। इसका मतलब कि खालस मेरिट वाली बात तो सिरे से उड़ के चली गई है। सियासी जमातों का क्या कोटा होता है, मुलाजमतें जो हैं कैसे दी जाती हैं, ये बात यकीनी तौर पर ना सिर्फ दीदा दलेरी है बल्कि वाज़ेह तौर पर मुल्क में मेरिट की तबाही का बंदोबस्त है। बात करते हैं साबिक़ वज़ीर आला पंजाब जनाब परवेज़ इलाही चौधरी साहब की। उन्होंने कहा है कि जनूबी पंजाब जो है उसको लाहौर के तसल्लुत और हुक्मरानी से निकालना होगा। मौजूदा हुकूमत का मेवर सिर्फ लाहौर है। नाज़रीन, अब चलेंगे अपने अगले सेगमेंट पर। ज्यों ज्यों बढ़ती गई हवसकारी, ज्यों ज्यों बढ़ती गई हवसकारी, तू तू बढ़ती गई रियाकारी, आखरश बेचकर मताए अजीज, मौलवी बन गया है व्यापारी। अगला सेगमेंट। नाज़रीन, एक दफ़ा मुझे सियोल में देखने का मिला मौका स्पोर्ट्समैनों को, तो उन्होंने कहा कि हमने इनकी तरबियत और खाना कंप्यूटराइज किया हुआ था। पाकिस्तानी मुझे हॉकी वाले कहने लगे कि जिधर इनका जिस्म लगता है ऐसे लगता है कि लोहे का हथौड़ा लग गया है। हमारे आज जो हॉकी का हुआ है, हमारे लड़कों की जो टांगे हैं इनको देखे जिस तरह जो दुआनी वाली कुल्फ़ी में एक पतला सा तीला होता है वैसे इनकी टांगे हैं। ना इन फिजिकली फिट हैं ना स्टेमिना वाइज फिट हैं। मुझे एक बात याद आई कि एडमिरल करामन न्याजी जिस वक्त एडमिरल चीफ थे जी पाकिस्तान नेवी के, तो ये एक सबमरीन लेने के लिए फ्रांस चले गए। नेचुरली अकेले तो नहीं जाते, साथ एक फ्लीट ऑफ ऑफिशियल्स जाता है।
जिस वक्त उसकी ट्राई ले रहे थे समुंदर में, तो एक डेंजर पॉइंट होता है, वहां जब गए तो करामन न्याजी साहब ने उसका वो जो दबाया और उसको 100 फुट नीचे और ले गए। इवन फ्रांसीसी पीट उठा, क्या कर रहे हो एडमिरल, ये क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा वट एवर आई एम डूइंग आई नो इट, मैं बड़ी अक्लमंदी और होशोवास में ये कर रहा हूँ। बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि एडमिरल आपने ये क्या कर दिया? उसने कहा ये लुक हेयर, मेरे साथ जितने इतने ज्यादा जो ऑफिशियल थे, मैंने इसकी झिझक उतारी है कि कम से कम डेंजर लेवल तक आया जा सकता है, मैं तो 100 फुट नीचे ले गया हूं। तो इनकी थोड़ी सी खुराक का ख्याल करें, इनकी फिजिकल फिटनेस का ख्याल करें, इनकी तरबियत का, इनको सियासत से दूर कर दें। अगला सेगमेंट। नाजरीन, हमारे सारे रंज जो हैं, सारे जो मुसीबतें हैं, हमारी ख्वाहिशों के बायस ज़हूर पजीर हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाएँ और उसका एक ही तरीका है, गुफ्तार में, किरदार में, इरादे में और अमल में हम बिल्कुल सच्चे और सुच्चे हो जाएं। नाजरीन, इसके साथ ही आपका अपना 11th आवर प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और दूसरों में आसानियाँ तकसीम करने का आपको शर्फ बख्शे। अपने मेज़बान सलीम बट को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।